तेलंगाना की यह खबर है जहां मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने यह फैसला लिया है और जिससे सियासी हलकों में अब इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि क्या हमारे देश में धर्म के नाम पर राजनीति खत्म होगी। क्या वाकई में ऐसा कभी हो पाएगा, वो दिन आ पाएगा। और वो इसलिए क्योंकि अब चंद्रशेखर राव की सरकार ने यह फैसला लिया है जिसमें स्पष्ट तौर से कहा जा रहा है कि मुस्लिम आबादी के लिए, जी हां, मुस्लिम आबादी के लिए तेलंगाना राज्य में अलग से इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाएगा, एक आईटी कॉरिडोर बनाया जाएगा जिसमें सिर्फ मुसलमान अपना काम कर सकेंगे और मुसलमान ही वहां पर रह सकेंगे। जरा ये बताइए हमारे देश में आखिरकार क्या हो रहा है, जिस देश में संविधान यह साफ कहता है कि धर्मनिरपेक्ष सरकार को होना चाहिए, वहां सरकार धार्मिक आधार पर लोगों को बांटती दिख रही है। अगर यह स्थिति है तो इसके बाद और बचता ही क्या है। जाहिर सी बात है, आइए आपको दिखाते हैं कैसे तेलंगाना में अब सांप्रदायिकता के एक नए बोल उभर रहे हैं। मुसलमानों के लिए अलग इंडस्ट्रियल स्टेट, मुसलमानों के लिए अलग आईटी कॉरिडोर। यह है तेलंगाना की केसीआर सरकार का वो फैसला जिसे हकीकत की शक्ल देने का फरमान खुद मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अधिकारियों को दिया है। केसीआर सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति की तर्ज पर राज्य के मुसलमानों के विकास की दलील देकर ये खाका खींचा है। केसीआर के प्लान के मुताबिक राज्य की मुस्लिम आबादी के लिए अलग से एक इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाया जाएगा जहां कंपनियों में मुस्लिमों को मालिकाना हक और रोजगार मिलेगा और इसी तरह मुसलमानों के लिए अलग से आईटी कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। इस इंडस्ट्रियल एस्टेट में यूनिट लगाने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाएगी। केसीआर के इस ऐलान के साथ ही सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गए हैं। बीजेपी ने इस कदम को तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा करार दिया। ओवैसी केसीआर को बतौर रहनुमा पेश करते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी strongly objects to CM KCR's appeasement politics. Can any elected government declare an IT corridor for Muslims? Can there be an IT corridor for one religion? He doesn't believe that he is a people's representative. He thinks he is the eighth Nizam of Telangana. मुसलमानों में बेरोजगारी ज़्यादा है, ख़ासतौर से ख़वातीन में उनको एम्पावर करना चाहिए। तो कल का जो फैसला चीफ मिनिस्टर ने लिया कि 1 लाख के करीब लोगों को 1 लाख और 2.5 लाख 2,65,000 दरमियान में उनको बगैर बैंक गारंटी के लोन दिया जाएगा। के चंद्रशेखर राव भले ही इस योजना को अल्पसंख्यकों की तरक्की की दलील से जोड़े, लेकिन पहले ब्राह्मणों के विकास के लिए योजनाएं लाना और अब मुसलमानों पर मेहरबान होना इसी तरफ इशारा करता है कि तेलंगाना की सियासत भी मजहब और जात पर चलती नजर आ रही है। टीम न्यूज़ नेशन। अगर देश को बांटने की एक कोशिश तेलंगाना में हो रही है तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे अब ताजमहल के बाद हुमायूं के मकबरे को लेकर भी एक अलग सियासत शुरू हो गई है। शिया वफ्द बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी का कहना है कि बादशाह हुमायूं को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है वो अपने आप में हैरान करने वाला है। हुमायूं का मकबरा जिसे दुनिया भर से लोग देखने आते हैं दिल्ली में, जो कि अपने आप में एक मुकम्मल इबादत है जहां पर आप पहुंचते हैं और वो पूरा माहौल देखकर आप रोमांचित हो उठते हैं, अब उसे तोड़ने की बात कही जा रही है। शिया समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले रिजवी का यह कहना अपने आप में प्रदर्शित करता है कि किस तरह से आज धर्म आधारित राजनीति हमारे देश पर हावी हो रही है। अभी तक तो हिंदू और मुसलमान के बीच की राजनीति थी, अब मुसलमानों के भीतर भी राजनीति है। आखिरकार हम इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? क्या देश में मकबरों पर सियासत हो रही है? देश के सियासी हाल को देखकर तो मानो यही लगता है। ताजमहल को लेकर विवादों का दौर जारी था और इसी बीच नाम घसीटा गया मुगल बादशाह हुमायूं के मकबरे का। दिल्ली में मुगल इतिहास की याद दिलाती इस इमारत को लेकर शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने एक अजीब मांग रख दी है। ये मांग है हुमायूं का मकबरा तोड़कर उसकी जगह कब्रिस्तान बनाने की। मुगल बादशाह जिन्होंने यहाँ पे आके सिर्फ देश को लूटा है, यहाँ की जो संस्कृति है उसके साथ खिलवाड़ किया है। यहाँ पे 3,000 से ज़्यादा, जैसा कि इतिहासकार कहते हैं, मंदिरों को तोड़ा है, लगान वसूली है, जबरन इस्लाम को तलवार की नोक पर लोगों को कन्वर्ट किया है। कोई अच्छे काम नहीं। दरअसल केंद्र सरकार ने शिया वक्फ बोर्ड से एनसीआर में मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए जगह मांगी थी। इसके जवाब में रिजवी ने खत लिखा है। खत में लिखा गया है कि हुमायूं का इतिहास में कोई योगदान नहीं है।
और वो सिर्फ एक लुटेरा था। पत्र में लिखा गया है कि हुमायूं कोई इस्लाम का प्रचारक नहीं था, बल्कि उसने तलवार की नोक पर लोगों को जबरन इस्लाम कबूल कराया था। सिया वक्फ बोर्ड ने पीएम को खत लिखकर कहा है कि 35 एकड़ में फैले इस मकबरे की जमीन को कब्रिस्तान बनाने के लिए मुसलमानों को दे दी जाए। खत में यह भी कहा गया है कि बर्बरता के प्रतीक मुगल शासकों के मकबरे राष्ट्र के धरोहर नहीं हो सकते। वसीम रिजवी के ये विवादित बोल कांग्रेस को नागवार गुजरे, तो बीजेपी ताजमहल के मामले से सबक लेते हुए सीधे कुछ कहने से बचती नजर आई। बीजेपी भी स्मशान और कब्रिस्तान की बात करती है, वसीम रिजवी भी कर रहे हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कौन सियासत कर रहा है इस मामले को लेकर के। अच्छा है कि कम से कम इन सारी चीज़ों को सियासत से दूर रखा जाए, क्योंकि आखिरी वक्त में वहाँ पर लोग जाते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, उसको लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। जानबूझ करके अनाप शनाप बयानबाजी करके किस तरह से सुर्खियां बटोरें, मुझे लगता है कि ये बयान भी उसी प्रकार की कोटि का है, उसी श्रेणी का है। इस प्रकार के बयानबाजी करके लोग मीडिया में सुर्खियों में रहना चाहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देश में धर्म और जाति के नाम पर सियासत कम हो रही थी, जो मकबरों को भी सियासी रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये वो 2 पेज का लेटर है जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है, जिसमें मेंशन किया है कि हुमायूं किसी भी तरह से इस्लाम के प्रचारक नहीं थे, उनका मकबरा राष्ट्र धरोहर नहीं है, लिहाजा उनके मकबरे को कब्रिस्तान में तब्दील कर देना चाहिए। दिल्ली से विजिलेंस नवीन के साथ हर्षद अंदवानी, न्यूज़ नेशन। तो अब ताजमहल बेकार है, हुमायूं का मकबरा बेकार है, न जाने हमारे देश में और क्या क्या बेकार हम बहुत जल्द साबित कर रहे हैं। अब जरा ये बताइए कि जब हमारे देश के राष्ट्रपति ये मानते हैं कि टीपू सुल्तान ने आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई, तो फिर क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टीपू सुल्तान से कोई परहेज होना चाहिए? अगर ऐसा नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम कैबिनेट मंत्री जिन्होंने ट्वीट कर साफ तौर पर कहा कि टीपू सुल्तान भारत का स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में से एक नहीं, बल्कि एक ऐसा शासक रहा जिसने कि लोगों को तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन कराया, जो बलात्कारी है और न जाने और क्या क्या, वो क्या करेंगे आज? क्योंकि राष्ट्रपति कोविंद ने स्पष्ट तौर से अपने भाषण में साफ कहा कि टीपू सुल्तान ने आज़ादी की लड़ाई में काफ़ी योगदान दिया है। तो क्या बीजेपी के तमाम नेता अब अपनी कही बातों को वापस लेंगे? मैसूर का शेर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान आज देश की सियासत में अपना एजेंडा आगे रखने का जरिया बन गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े की टिप्पणी से यह विवाद शुरू हुआ, जिसमें मानो सभी राजनीतिक दल शामिल हुए। लेकिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज जब कर्नाटक विधानसभा में भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने अपने भाषण में टीपू सुल्तान को कर्नाटक के इतिहास का अमूल्य हिस्सा करार देते हुए आजादी का सिपाही बताया। टीपू सुल्तान डाइड ए हिस्टोरिक डेथ फाइटिंग द ब्रिटिश। He was also a pioneer in the development and use of Mysore rockets in warfare. This technology was later adopted by the Europeans. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का यह बयान उस सियासत के लिए एक सबक था जो टीपू के नाम पर चल रही है, और इस सियासी बहस का आगाज हुआ था केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े से। हेगड़े ने टीपू सुल्तान को एक आक्रांता करार देते हुए कर्नाटक सरकार के जयंती समारोह का हिस्सा बनने से इंकार कर दिया था। टीपू पर हेगड़े का यह बयान विपक्ष को पचा नहीं, और अब जब राष्ट्रपति ने टीपू को एक महान सेनानी करार दिया, तो कांग्रेस ने इस बहाने बीजेपी पर निशाना साध दिया। लेकिन बीजेपी नेता अल्फाज बदलकर अपने स्टैंड पर कायम रहते नजर आए। What Honorable President of India has stated are the facts, and it is become a hobby of the BJP to distort facts for its political benefits, and that's what is happening in Karnataka. All these celebrations and everything should be stopped. A discussion and deliberation should be held. Then they should go ahead. राष्ट्रपति के भाषण में टीपू का इस अंदाज में जिक्र होने के बाद बीजेपी नेताओं को अब टीपू सुल्तान के बारे में कुछ भी कहने से पहले कई बार सोचना होगा। हालांकि बीजेपी अब भी टीपू जयंती मनाने का विरोध कर रही है, लेकिन राष्ट्रपति के टीपू सुल्तान की तारीफ के बाद बीजेपी बैकफुट पर जरूर आ गई है। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। अब जरा बात कर लेते हैं कश्मीर की। अपने कार्यकाल के तकरीबन 3 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आतंक के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी थी, जिसमें सैनिक रास्ता ही बेहतर माना जा रहा था।
ऐसा माना जा रहा है कि पिछले 1.5 साल में आतंकियों की फहरिस्त बहुत छोटी हो गई है, आतंकी घटनाओं में काफ़ी कमी आई है और अब मोदी सरकार को ऐसा लग रहा है कि ये माकूल मौका है जब बातचीत के जरिए सभी पक्षों को शामिल कर कश्मीर समस्या के समाधान के रास्ते तलाशे जा सकते हैं। आज सेना प्रमुख विपिन रावत ने इस बाबत एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि बातचीत और मध्यस्थता अपनी जगह है, लेकिन भारतीय सेना कश्मीर में अपनी कार्रवाई अपने तौर पर करती रहेगी और ये दोनों रास्ते अलग अलग हैं। बंदूक भी, बातचीत भी। कश्मीर में आतंक को जड़ से मिटाने और घाटी में हालात सामान्य करने के मकसद से यही मोदी सरकार की नई कश्मीर नीति का सार नजर आता है। कश्मीर में सभी पक्षों से बातचीत के लिए जहां दिनेश्वर शर्मा को नियुक्त किया गया, तो आज आर्मी चीफ बिपिन रावत ने भी साफ कर दिया कि बातचीत अपनी जगह है और सेना की कार्रवाई अपनी जगह। बिपिन रावत का ये बयान इशारा करता है कि सेना अपने काउंटर टेरर ऑपरेशंस कश्मीर में जारी रखेगी। ये विचार करने के लिए हम कैसे आगे चलेंगे। One word answer and that is no. बुरहान वानी की मौत के बाद से सुरक्षा बलों के चलाए गए काउंटर टेरर ऑपरेशंस में अब तक 150 से ज्यादा आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। साथ ही सुरक्षा बल सैकड़ों की तादाद में कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशंस भी चला चुकी है। इसी तरह का एक और ऑपरेशन आज कश्मीर के शोपियां में चलाया गया, जहां सुरक्षा बलों ने 13 गांवों में घेरा डालकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। मायने साफ हैं कि बातचीत और कार्रवाई साथ साथ चलेगी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तो इस मुद्दे को लेकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और सेना की कार्रवाई के चलते रहने का समर्थन किया। Interrogator is just to appease some international opinion, including particularly the Americans, that we are again trying to talk with the militants and work out a peaceful solution. But it is not possible. Their mentality we know. आर्मी चीफ ने अपनी भूमिका और आगे की रणनीति तय कर दी, लेकिन फायर ब्रांड नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस किस्म का बयान देकर विपक्ष को बीजेपी पर हमला बोलने का एक और मौका दे दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। 21वीं सदी के भारत के कुछ तस्वीरें जब हमारे सामने आती हैं तो अफसोस होता है कि क्या वाकई में हम 21वीं सदी के भारत में रह रहे हैं, क्योंकि शिक्षा को लेकर जहां पूरे देश भर में इतना सब कुछ हो रहा है, वहां देखिए ये मासूम बच्चे जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में। पढ़ने से पहले बच्चों को अपने ही स्कूल की क्लास में झाड़ू लगाना पड़ता है। पूरे बस्ते के साथ ये बच्चियां पहले पहुंची हुई हैं, अपने ही कक्षा को साफ कर रही हैं, क्योंकि साफ करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई बड़ा व्यक्ति है जो चीज़ों को देख सके। टीचर गायब हैं, खुद ही बच्चे अपने बैठने का इंतज़ाम भी करते हैं और उसके बाद इंतज़ार करते हैं टीचर का कि टीचर महोदय आएँ और उसके बाद पढ़ाएं इन छात्रों को। क्या वाकई में इस तरह से बड़ा बनेगा हमारा देश? क्या वाकई में इस तरह से तरक्की करेगा हमारा देश? क्या वाकई में ये है 2022 की वो तस्वीर जो हमारी सरकार हमें दिखाना चाहती है? और अब आपको दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार के एक विधायक जी की दबंगई। ये वीडियो अपने आप में प्रदर्शित करता है कि अगर आज आप नेता हैं तो किसी भी अधिकारी के साथ मारपीट, गाली गलौज, धक्का मुक्की कुछ भी कर सकते हैं। मैं कुछ कहूं इससे बेहतर है कि आप खुद सुन लीजिए। तुम अपने आप को मान कर रहे हो, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। विधायक जी मैं कुछ नहीं, तुम्हारे किससे तुम सोच रहे हो कि मंत्री से या उससे तुम्हारा कोई या जो हम कहेंगे वो होगा। पागल बैठे हैं लोग, पूरा जिला परेशान कर दिया, एक आदमी पूरा जिला।